जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज की इस क्लास में 7 बज गए हैं और आपको बताएंगे एसएससी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, आर्मी, तमाम वो आपके सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम जिसमें आपका स्टैटिक जीके आता है। और इस स्टैटिक जीके में भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र सभी हम कवर करेंगे। तो बने रहे हमारे चैनल पर। चैनल को हमारे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों को बताना नहीं भूलिएगा। बच्चों, सनराइज क्लासेस में रोज़ाना ये क्लासेस आती है जहां पर हम आपको बेहतरीन तरीके से स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, एमसीक्यू सीरीज़ है, वो कंप्लीट करवाते हैं। और रोज़ाना 7 बजे क्लास आती है, तो 7 बजे का एक टाइम जरूर बनाइए और 7 बजे सनराइज क्लासेस में ये क्लास आपको रोज़ मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अपने दोस्तों को, भाई बहनों को जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को उनको शेयर करें, वो भी आपके साथ साथ पढ़ें और बढ़ें। ठीक है, मेरा नाम है सिद्धांत और शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं कैसे? दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, या छमाही गति के कारण, या तिमाही गति के कारण? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। भैया रोज दिन होता है और रोज रात होती है। सीधी सी बात है, जब रोज दिन हो रहा है, रोज रात हो रही है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। और ये प्रमाणित भी है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूम रही है तो तब हमारे पृथ्वी पर दिन और रात हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी और दिन रात होने का कारण क्या है? दैनिक गति। लेकिन बच्चों, अगर वहीं पर आपको बोल दे कि हमारे पृथ्वी पर जो मौसम होता है, मौसम, तो वो किस गति के कारण होता है? तो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण मौसम होते हैं बच्चों। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण मौसम होते हैं और दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। तो यहाँ पर फिलहाल उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित क्या है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, या डेयरी विकास? ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान देना, यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा, अब ये ऑपरेशन फ्लड, इसको हिंदी में ऑपरेशन बाढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड और ऑपरेशन बाढ़ भी बोलते हैं। तो बच्चों, इससे आप लोग एकदम परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या बोल दिया, ऑपरेशन फ्लड या ऑपरेशन बाढ़। इससे कुछ मतलब नहीं है। जब भी आ जाए आपके एग्ज़ाम में ऑपरेशन फ्लड या हिंदी में ऑपरेशन बाढ़, तो समझ जाइएगा कि वो डेयरी विकास के लिए जाना जाता है। ठीक है, हमारे भारत में एक क्रांति चलाई गई थी जिससे दूध का उत्पादन बढ़ाना था और दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बढ़ाना था। इसकी वजह से हमारे भारत में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। अब ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया करता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा करता है बच्चों क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते नहीं हैं और ऑपरेशन फ्लड का मतलब वो समझते हैं बाढ़। तो देखो, बाढ़ का भी ऑपरेशन है, बाढ़ का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। और तमिलनाडु में तो बाढ़ आती ही आती है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। और यहाँ पर एक और बात कही गई है, दूध का आयात, यानी बच्चे और कंफ्यूज हो जाएं कि भैया कुछ बच्चों को तो ये पता होगा कि ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है, तो दूध का आयात कर दिया। अरे भैया, दूध का आयात नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डेयरी विकास। डेयरी विकास का मतलब ये है कि दूध के उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, और आपको बता दें, हमारा भारत देश दूध का आयात कर ही नहीं सकता क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला भारत ही है। तो दूध का आयात क्यों करेगा भाई भारत? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड का आंसर डेयरी उत्पाद। और आपको बता दूं बच्चों, हमारे भारत में दूध के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए या दूध पर आत्मनिर्भर होने के लिए या पूरे विश्व में दूध का बेहतरीन उत्पादन के लिए हमारे भारत में एक क्रांति चलाई गई थी जिसका नाम है श्वेत क्रांति। बच्चों ध्यान देना, श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति। दूध क्या होता है? सफ़ेद होता है ना। तो श्वेत क्रांति हमारे भारत में चलाई गई थी और ये जो श्वेत क्रांति चलाई गई थी, इससे रिज़ल्ट ये निकला कि हमारे भारत में इतना दूध का उत्पादन हुआ कि आज हमारा भारत पशुधन और दूध और भैंसों के नंबर ऑफ भैंसेस, यानी जितनी भी भैंसें हैं पूरे विश्व में किसी के पास उतनी भैंसें नहीं हैं। यानी हमारा भारत पशुधन में भी नंबर 1 में है और हमारा भारत दूध उत्पादन में भी नंबर 1 में है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डेयरी विकास। ठीक है, आगे बात करते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, या लाल मिट्टी? ठीक है, तो आपको बता दूं बच्चों, ऐसे एग्रीकल्चर के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी। आपने चिपचिपी मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी जो देखी होगी तो उसी को बोलते हैं दोमट मिट्टी, और इसी में धान का उत्तम उत्पादन होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना
कि जैसे आपने देखा होगा कि जब धान की खेती होती है तो पूरे खेत को पानी से लबालब भर दिया जाता है, जिसमें उसमें जिससे उसमें कीचड़ टाइप बन जाता है। तो वो जो कीचड़ टाइप बन जाता है उसी को दोमट कहते हैं। ठीक है बच्चों। और एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि भारत में धान की खेती सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है, तो बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है और दूसरे नंबर पे है बच्चों उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो उत्तर प्रदेश है। मतलब क्षेत्र में देखा जाए कि जितने में धान की बुआई होती है वो उत्तर प्रदेश है, और अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है तो वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल और लखनऊ। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका भोपाल। ठीक है, अब एक चीज़ बच्चों और ध्यान रखना, अभी हाल ही में एक न्यूज़ आ रही है कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, उस गैस त्रासदी का जो मलबा है, जो जहरीला मलबा है, उसको भोपाल से इंदौर शहर के पीथमपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे इंदौर के लोगों को काफ़ी आक्रोश है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसका जो मलबा है, टॉक्सिक मलबा है यानी जहरीला मलबा है, उसको कहाँ ले जाया गया है? तो उसका इंदौर के पीथमपुर इंडस्ट्रियल शहर में उसको लेके जा चुके हैं, जिससे इंदौर के जो लोग हैं, निवासी हैं, उन पे बड़ा आक्रोश है। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है? ठीक है, आर वेंकटरमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या जयंत नार्लिकर। ठीक है, तो चलिए बच्चों फटाफट जल्दी से आंसर लगाइए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ध्यान देना बच्चों, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्टैटिक जीके में कमांड नहीं बना रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसा जीके होता है जो कभी नहीं बदलता। तो क्वेश्चन है हमारा, जरा एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास वेंकटमन या सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या जयंत नार्लिकर। तो बच्चों देखो, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन आ जाए, यहाँ पर ऑप्शन आ जाए एमएस स्वामीनाथन, तो वो भी बिल्कुल सही है। और बच्चों 2024 में एमएस स्वामीनाथन का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और 2024 में उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो एमएस स्वामीनाथन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, और बच्चों काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हरित क्रांति के तहत किस खाद्यान्न का प्रमुख उत्पादन किया गया था? तो वो है गेहूं और चावल। वो क्या है भैया? वो गेहूं और चावल है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो पहली बात बता दूं बच्चों, राणा प्रताप सागर एक बांध है, तो ये संबंधित किससे है? सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से या जल विद्युत से? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा जल विद्युत। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है और कहाँ पर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 22 जुलाई 1947 को, या 30 जनवरी, या 4 जुलाई, या 21 सितंबर को? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी कई बार आ चुका है और आगे भी आपके एग्जाम में बहुत बार आएगा, इसीलिए इसको रख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए कि हमारे भारत का जो एक वाक्य है, शब्द है जो प्रयुक्त होता है राज चिन्ह में, उसका नाम है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा जीत होती है।
और सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ये ध्यान देना, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ये आएगा आपके एग्जाम में। और बच्चों, ये जो भारत का राज चिन्ह बोल रहा है ना, तो भारत का राज चिन्ह आपने देखा होगा कि जो 3 शेर होते हैं, 3 शेर दिखाई देते हैं ऐसे करके, होते 4 शेर हैं लेकिन दिखाई 3 ही देते हैं। तो ये जो हमारा शेर वाला चिन्ह लिया गया है, ये लिया गया है सम्राट अशोक के लौह स्तंभ से। ठीक है, ध्यान देना, सम्राट अशोक के लौह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, और उसका जो वाक्य है सत्यमेव जयते, वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो आपको बता दो बच्चों, ये जो गायत्री मंत्र है ये लिया गया है ऋग्वेद से। किससे लिया गया है भाई? ऋग्वेद से। और बात होगी वेद की, तो हमारे कितने वेद हैं? हमारे प्रमुख 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसमें से जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है, और जो सबसे नया वेद है वो अथर्ववेद है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों एक बात और जानने की ज़रूरत है। गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद से लिया गया है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन एक शब्द एग्जाम में आया करता है, वेद त्रयी। एक शब्द एग्जाम में आता है कि वेद त्रयी का मतलब क्या होता है। एक शब्द जो एग्जाम में आता है वेद त्रयी, इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों, वेद त्रयी का मतलब होता है, देखो, जब हम 4 वेद में से पहले के 3 वेद मिला देंगे, जब हम 4 वेद में से ये जो पहले के 3 वेद हैं इनको हम मिला देंगे तो हो जाएगा हमारा वेद त्रयी, यानी 3 वेदों का समूह। ठीक है, वेद त्रयी का मतलब क्या होता है भाई? 3 वेदों का समूह। और 3 वेदों का समूह कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पर्शियन, रोमन, देवनागरी या पाली? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों देवनागरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या जॉन एक फ्रीट या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया, उसे पढ़ा, जाना और हमारे इतिहास, हमारे प्राचीन इतिहास को स्पष्ट किया। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जनवरी, 21 मार्च या 28 फरवरी या 23 मार्च? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है बच्चों 28 फरवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या 2 दिसंबर को? ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र की स्मृति में मनाया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि मेजर ध्यानचंद्र हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। और मेजर ध्यानचंद्र की याद में बच्चों, मेजर ध्यानचंद्र की याद में एक भारत की पहली सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो क्या आपको पता है कि वो सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? ठीक है, क्या आपको पता है कि सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भारत की पहली सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये बनाई जा रही है बच्चों मेरठ में। कहाँ पे ये बनाई जा रही है? मेरठ में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन में अपना वापस आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय खेल, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों 29 अगस्त। किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र किस खेल संबंधित है? हॉकी। और उन्हीं की याद में मेजर ध्यानचंद्र सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? मेरठ में। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अब देखो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर। और कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बच्चों उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, ओके। जब भी दिसंबर की बात होगी बच्चों तो ध्यान देना, 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे।
4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे और 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 या 21 फरवरी? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया 14 सितंबर। 14 सितंबर हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बच्चों ध्यान देना, हिंदी से रिलेटेड एक प्रश्न आता है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा है या राजभाषा है? तो आपको बता दूं बच्चों, हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1952, 98, 72 या 70? तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत की गई भैया 1972 के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों मैं आपको ये चीज़ तो बता ही चुका हूँ कि देखिए मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इनके बारे में एग्जाम में जरूर आता है। भारत के जितने भी फेमस मंदिर हैं इनको पढ़ना जरूर बच्चों। ठीक है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तर हो जाएगा कर्नाटक के हम्पी में। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? ठीक है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने? तो उत्तर होगा बच्चों अरबों ने। ठीक है, ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे यूनानी लगा देते हैं, यूनानी नहीं लगाना है। यूनानी से पहले आपका उत्तर क्या होगा? अरब लोगों ने हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में? तो आपको बता दो बच्चों, ये जो प्रश्न है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। और सिंधु घाटी सभ्यता पहले भारत में थी, लेकिन जब भारत का बंटवारा हो गया तो कुछ उसका हिस्सा चला गया पाकिस्तान में और कुछ उसका हिस्सा भारत में है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो, तो बच्चों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा हिस्सा है और जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। और बच्चों मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र मोहनजोदड़ो, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, और विशाल स्नानघर यहीं पाया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी नदी के किनारे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? ठीक है, अब देखो इसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है बच्चों कि ये जो भाषा है ये एक एक आदमी को कंफ्यूज कर सकती है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से चालू किया था? तो बच्चों महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चालू किया था चंपारण, बिहार में चंपारण से चालू किया था। नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनके साथ उन्होंने यह सत्याग्रह किया था बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सर्विस इकोनॉमिक जोन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, विशेष आर्थिक प्राधिकरण या विशेष आर्थिक क्षेत्र। आगे, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें बच्चों, आज हमारे देश में जितनी भी सेनाएं हैं, जितनी भी पुलिस हैं, तो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से जब भी मिलता है तो हमेशा जय हिंद बोलता है। ठीक है, और बच्चों जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ये याद रखना है। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? देखो आगे है ना, तो अभी मैंने आपको बताया किसने कहा था भाई, सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, आगे, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो भैया देशबंधु की उपाधि संबंधित है BR अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास? तो बच्चों चित्तरंजन दास जहां भी दिख जाए लगा दीजिएगा देशबंधु की उपाधि इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ठीक है, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस
सुभाष चंद्र बोस हमारे भारत के एक ऐसे लीडर थे, ठीक है, ऐसे लीडर थे जो कैसे भी करके, ठीक है, जो कैसे भी करके भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। और वो इतने साहसी थे, इतने साहसी थे, ठीक है, कि आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस चले गए थे हिटलर से मिलने। सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों आपको बता दें जापान की सेना का साथ लिया। पूरे विश्व में उन्होंने सेना से संपर्क किया, विश्व की सेना से संपर्क किया और खुद की एक सेना खड़ी की। और सेना खड़ी करने के बाद देश को आज़ादी दिलाई। सुभाष चंद्र के नेतृत्व में हमारे देश का अंडमान निकोबार हिस्सा वो था जो सबसे पहले आज़ाद हुआ, ठीक है, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे सुभाष चंद्र बोस। और दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया था 1943 के समय में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता संबंधित किससे? गांधी इरविन समझौता संबंधित किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, रॉलेट आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो बच्चों गांधी इरविन समझौता संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है, फादर ऑफ द नेशन कहा था, वो सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति थे। तो भैया इतना जरूर याद रखना है आपको क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे, कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो भैया मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था कायदे आजम। और आपको मैं बच्चों एक चीज़ और बता दूं कि ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे यही वो व्यक्ति था जिसने भारत के टुकड़े करवाए और भारत से 2 राष्ट्र बने और आगे चल के फिर यह पाकिस्तान का गवर्नर जनरल भी बना। लेकिन ये 1 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाया और इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। लेकिन जाते जाते इसने भारत के 2 टुकड़े कर ही दिए। आगे करते हैं। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे? गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद या लखनऊ? तो बच्चों ये गोरखपुर में है। चौरी चौरा हत्याकांड जब ये हुआ था तो ये कहाँ पे हुआ था? ये गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र? तो आपको बता दूं बच्चों सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति यानी ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून? तो आपको बता दूं बच्चों सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है, ठीक है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है बच्चों। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंगल ग्रह का लाल किस वजह से लाल ग्रह ये? तो बच्चों बता देना आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की वजह से ये क्या है? ये लाल है। मतलब इसमें लोहा की मात्रा प्रचुर है और लोहे में लगा हुआ है जंग। आगे बढ़ते बच्चों। अग्लुहास धारा किस महासागर संबंधित है? अग्लुहास धारा किस महासागर संबंधित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या अन्य? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर, ठीक है। अग्लुहास धारा हिंद महासागर से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना है? ठीक है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग। अब यहाँ पर क्रोड की बात की गई है बच्चों, तो एक शब्द रखना, जब भी क्रोड की बात करेगा तो नीफे याद रखना। और ये नीफे का मतलब क्या है? निकल और फेरस। और निकल फेरस का मतलब क्या होता है? लोहा। निकल और लोहा का बना हुआ है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका लोहा और निकल, ठीक है। पृथ्वी का सबसे भीतरी क्रोड किससे बना हुआ है? लोहा और निकल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? तो बच्चों लगा देना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या चीन? तो बच्चों लगा देना बेहिचक इसका चीन है, ठीक है। आगे,
इनमें से कौन जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से कौन सा जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या याकोहामा? ठीक है, याकोहामा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ओसाका। अगर पूछे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है बच्चों किसको? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है, तो बच्चों ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने। और बच्चों बाल गंगाधर तिलक ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। ठीक है, गरम दल के नेता थे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य? तो बच्चों वो था लॉर्ड कैनिंग। अब ध्यान देना बच्चों, जब 1857 की क्रांति हुई थी और जब अंग्रेज़ों का जीवन मुश्किल हो रहा था हमारे भारत में, तो इन्होंने किसी तरह उस विद्रोह को दबा लिया और 1858 में एक नया फरमान आया और इसी लॉर्ड कैनिंग को भारत का गवर्नर जनरल से बनाया गया, फिर भारत का वायसराय। और इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनकर सामने आया। ठीक है, तो यहाँ पर यह उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो देखो, भारत भारतीयों के लिए यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। लेकिन दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना। तो उत्तर हो जाएगा इसका क्या? बी। आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, सिंधु, कोसी या गोदावरी? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा। देखो, एक तरफ विंध्याचल की श्रेणी है, फिर नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, फिर उसी के नीचे सतपुड़ा की श्रेणी है। तो इन दोनों श्रेणियों के बीच में बहते हुए ये नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर और अरब सागर में खंभात की खाड़ी में एस्चुरी बनाते हुए गिर जाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी होगी। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। आगे, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु या त्रिपुरा? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी? तो आपको बता दूं बच्चों, हमारे भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना ये बनाई गई थी दामोदर नदी में। तो सी याद रखना। और दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और बच्चों दामोदर नदी आगे चल के हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, ध्यान देना, आगे जाके हुगली नदी में मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन देख लिया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा था? यानी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था? तारापुर परमाणु संयंत्र या कैटेनोम परमाणु संयंत्र या कुंडनकुलम परमाणु? तो बच्चों वो है महाराष्ट्र का तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो जो यूके आपने सुना होगा, ये उत्तराखंड नहीं है बच्चों, ये इंग्लैंड का जो यूरोप का यूनाइटेड किंगडम है उसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो जरा देखिए, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड ये तथा वेल्स या स्कॉटलैंड और वेल्स। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी, यानी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स इसमें शामिल होते हैं यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था?
आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी, अकबर, बहलोल लोधी या शाहजहां? तो आगरा शहर को बसाने वाला है बच्चों सिकंदर लोधी। कब बसाया था? 1504 में। ठीक है, सिकंदर लोधी याद रखना, लोधी वंश का राजा सिकंदर लोधी। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये लिया है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हाइरोग्लाइफिक्स? तो इसका बच्चों ब्राह्मी हो जाएगा। और एक और है खरोष्ठी, एक और क्या है? खरोष्ठी। खरोष्ठी भाषा में भी अशोक के शिलालेख पाए गए हैं और ब्राह्मी भाषा में भी, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, ओडिशा, बिहार या बंगाल? तो बच्चों ये हो जाएगा क्या? असम। बिहू एक नृत्य भी है और बिहू एक मेला भी है, ठीक है, जो असमियों द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु? तो बच्चों विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये स्थित है बच्चों तमिलनाडु में, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? तमिलनाडु। तो यहाँ पर बच्चे आपके खत्म हुए 50 क्वेश्चन। कल फिर 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा, बने रहिए। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।